नृत्य निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय 11 राम वृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत। लेकिन उससे पूर्व थोड़ा सा हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। उनके माता पिता का निधन बचपन में हो जाने के कारण उनकी आरंभिक जो वर्ष है वो बहुत कठिनाइयों में बीते और खूब संघर्ष उन्हें करना पड़ा। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे 1920 के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय जुड़ गए और उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनका 1968 में देहावसान हो गया। 15 वर्ष की आयु में ही बेनीपुरी ने अनेक रचनाएं पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद ही प्रतिभाशाली पत्रकार थे। आपके अध्याय में राम वृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे दुर्लभ और विलक्षण चरित्र की उद्घाटित किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। मतलब जो कपड़े पहनने से या कोई अनुष्ठान करने से सन्यासी नहीं होता। सन्यासी बनने के लिए कुछ मानवीय जीवन के आधार होते हैं, उन्हीं को लेकर वो सन्यासी बनता है। बाल गोविंद भगत भी उसी आधार पर लेखक को सन्यासी कहते हैं। ये पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। समाज की जो गलत परंपराएं रूढ़ी है उन पर प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता ये है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की झांकी देखने को मिलती है। अतः इस पाठ को, इस रेखा चित्र को समझने के लिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। मझोले कद का मतलब न लंबे न छोटे, बीच के बहुत ही गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 से ऊपर के होंगे। बाल पक गए थे यानी सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। न कोई सन्यासी की तरह लंबी दाढ़ी थी, न कोई जटाजूट रखते थे, किंतु हमेशा चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग रहता था। यानी उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से ही चमकता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहनते थे। कबीरपंथी टोपी जो कानों पर से कटी हुई होती है उसे कहते हैं। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरते की टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। ऊपर हमने पढ़ा तो ऐसा नहीं लगता कि वो साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। परिवार था उनका, वो गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू, पतोहू का मतलब पुत्र वधू, जो पुत्र की वधू होती, पत्नी होती, उसे कहते हैं, को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत
साधु थे। साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, गरीब को, कबीर को साहब मानते थे। यानी कबीर के वो सच्चे भक्त थे, साहब मानते थे, मतलब कबीर को वो ईश्वर मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज को नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वे दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। साहब का मतलब कबीर की थी। वो अपनी हर चीज को कबीर की चीज बताते। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर उसे साहब के दरबार में ले जाते, अर्थात कबीर के मंदिर में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब, वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उससे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते थे। कहने का मतलब यहाँ यह है कि बाल गोविंद भगत कबीर के सच्चे भक्त थे, कबीर उनका इष्ट था। वह हर चीज कबीर की ही मानते थे। जब भी उनके खेत में अनाज पैदा होता तो वह सबसे पहले कबीर के मंदिर में ले जाते। वहां पर जो जितना अनाज रख लिया जाता वो भेंट स्वरूप छोड़ जाते, और जो अनाज उनको दिया जाता वो अनाज वो प्रसाद के रूप में घर पर ले आते और उसी से पूरी साल भर अपना गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा इस सुनने को मिलते थे। कबीर बाल गोविंद भगत गाते ही बहुत अच्छे थे, तो लेखक कह रहे हैं कि उनके मधुर गान पर वो बहुत मुग्ध था, जो कभी कभी ही उनको मिलता था। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी का मतलब धान की खेती, चावल के जो पौधे होते हैं उनको जब रोपा जाता है तो उनको रोपनी कहते हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इस बाल गोविंद भगत अध्याय का एक छोटा सा वर्णन बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ा। उनकी शारीरिक बनावट कैसी थी और उनका स्वभाव कैसा था, उनकी दिनचर्या कैसी थी और उनके परिवार में कौन कौन थे। इसके आगे का जो शेष भाग है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।